नमस्कार, वंदे मातरम। मैं सिद्धार्थ लाटा आपके अपने इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हिंदी विषय की इस ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पथिक कविता, और पथिक कविता के जो कवि हैं रामनरेश त्रिपाठी। इससे पहले वाली क्लास में हमने रामनरेश त्रिपाठी का परिचय पढ़ा। हमने ये ध्यान किया 1881 में रामनरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ, और इनकी जो रचनाएं मिलन, पथिक आदि जो हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। पथिक एक खंड काव्य है जिसको मैंने आपको बताया था। इस पथिक कविता से ही, पथिक खंड काव्य से ही हमारे पाठ्यक्रम में एक कविता के पद्य लिए गए। पथिक जो कविता है, ये मैंने आपको बताया कि एक पथिक एक व्यक्ति अपने कर्तव्य दायित्वों से विमुख होकर के प्रकृति की ओर आकर्षित होकर के सुख की तलाश में जंगल में जाता है। तो जंगल में वहाँ पर उसे एक ऋषि मुनि मिलते हैं जो उन्हें उनके कर्तव्य दायित्वों को बोध कराते हैं, और वापस जंगल से उन्हें वापस यहाँ पर अपने घर पर भेज करके कर्तव्य दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये एक खंड काव्य, एक घटना, खंड का मतलब एक घटना, एक पूरी घटना, पूरे जीवन की घटना न होकर एक खंड, एक टुकड़े, एक जीवन की किसी एक घटना को आधार बना करके लिखा हुआ काव्य है। इसी कविता के हम बात ध्यान करें, इसी खंड काव्य में ध्यान करें तो कवि के जो पथिक है वो किस प्रकार से प्रकृति से आकर्षित होता है, उससे संबंधित 8 पद अपने पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं, जिनको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। 4 हमने पहले पढ़े हैं कि पथिक जो है वो कहीं जहाँ पर समुद्र के किनारे खड़ा है और प्रकृति को निहार रहा है और प्रकृति उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही है, इनके पदों को हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पहले ध्यान किया कि प्रतिक्षण नूतन वेश बना कर रंग बिरंगा निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। ऊपर नील गगन, ऊपर नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। कवि के द्वारा पथिक के माध्यम से अपने मन के भावों को भी व्यक्त किया गया है कि इन बादलों पर बैठ करके इस प्रकृति का मैं आनंद लेता रहूं, और ऊपर नीला समुद्र दिखाई देता है, ऊपर नील गगन दिखाई देता है, नीचे नील समुद्र दिखाई दे रहा है, इनको वह निहारते रहें, इनका आनंद लेते रहें। अब यहाँ पर हम उससे जो 4 पद्य जो हमने पढ़े थे उनसे आगे का 5वां पद्य हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसको हम ध्यान करेंगे। देखिए, जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत वो गाता है, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, वन उपवन गिरि सानुकुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर झड़ते हैं, पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी, कैसे मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी,
जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आह प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। ये 4 पद्य हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पहला पद्य, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है। यहाँ पर कवि पथिक के द्वारा या पथिक के माध्यम से रात्रि का वर्णन कर रहे हैं। पथिक प्रकृति के प्रेम से प्रेरित होकर के और उसे व्यक्तिक प्रेम, जो अपनी प्रियतमा का जो प्रेम है वह कम लगने लगता है, कमजोर लगने लगता है, और कवि जो पथिक है वो प्रकृति की प्रेम की ओर आकर्षित हो जाता है, और वह अपनी प्रियतमा को, अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को वो कहता है कि हे कल्याणी, हे प्रिय, तुम भी इस प्रकृति के प्रेम को महसूस करो, आनंद दे से, इसको प्रकृति का आनंद लो, इसे महसूस करो। उसका ही वर्णन यहाँ पर कवि कर रहे हैं। और पथिक अपनी प्रियतमा को, प्रेमिका को बता रहा है, पत्नी को बता रहा है कि जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है। कब? जब रात में गहरा अंधेरा होता है। अर्ध निशा में, आधी रात में, जब घना अंधेरा जो है इस संसार को ढक लेता है, संसार में घना अंधेरा हो जाता है, उस समय क्या होता है? अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, और उस समय ये अंतरिक्ष रूपी छत जो है, इस पर तारों को बिखेर दिया जाता है। सजाया नहीं गया, बिखेरा गया। बिखेरने की बात क्यों कही गई है, छिटकाने की बात क्यों कही है? क्योंकि तारे हैं वो कभी भी असेंडिंग ऑर्डर में, एक क्रम में या क्रम से चाहे वैसे दिखाई नहीं देते, बल्कि ऐसे लगते जैसे मानो किसी ने उनको बिखेरा है। इसलिए यहाँ पर बात कही है कि अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। और ये छिटकाने कार्य कौन कर रहा है? जगत का स्वामी जो परमात्मा है, वो इस संसार में कुछ रोशनी करने के लिए अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। फिर देखिए, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। सस्मित, स्मित वदन, मुस्कुराता हुआ, जगत का स्वामी सूर्य, जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, और आता है तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। वह तट पर खड़ा हुआ है, सूर्य है, वो समुद्र तट पर, किनारे पर खड़ा हुआ है, और वहीं से इस आकाश गंगा के मधुर गीत को गाता दिखाई देता है। कितनी सुंदर लग रही है ये आकाश गंगा है, जिसमें तारे बिखरे हुए हैं, तारे चमचमाते हुए जो हैं, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये बड़ा सुंदर दृश्य देखता है, और वह मुस्कुराता है इसको देख करके, प्रकृति की इस जादू को देख करके, इस खेल को देख करके वो मुस्कुरा रहा है। कब? जब गंभीरतम अर्धनिशा, आधी रात के समय। आधी रात के समय हम ध्यान करें, ये जो समुद्र का जो छोर है, इसमें हम ये ध्यान करें तो सूर्य है वो एक गति करते हुए बिल्कुल इधर आ जाता है, और चंद्रमा यहाँ से निकल करके गति करते हुए वापस ये सूर्य और चंद्रमा की जो गति है इस तरह से चलती रहती है। तो रात के समय में सूर्य जो है वो तो कहाँ पर आ गया? तट पर आ गया। अब वो वापस यहाँ से निकल करके वह इस तरह से गति करेगा, ठीक है ना। तो सुबह के समय में सूर्य निकलेगा, तब तक वो क्या कर रहा है? रात का खेल देख रहा है कि रात में छत के ऊपर, आसमान रूपी जो छत है उसके ऊपर तारे बिखेरे गए हैं, छिटका दिए गए हैं, ठीक है। अगला पद देखें, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, और वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं,
फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। देखिए, और इस खेल को देख करके, इस बात को देख करके, सूर्य की बात तो यहां पर बताई कि सूर्य है वो तट पर खड़ा हुआ है, सारा खेल देख रहा है, और लेकिन इसी बात को देख करके चंद्रमा क्या करता है, उससे ही विमुग्ध इस बात से आकर्षित होकर के, इसके ऊपर प्रसन्न होकर के चंद्र भी हंस देता है। चंद्रमा भी मुस्कुराने लगता है, वो भी मुस्कुराते हुए गति करता हुआ दिखाई देता है। और रात के समय में क्या हो रहा है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। वृक्ष क्या कर रहे हैं, पत्तों और पुष्पों से अपने शरीर को सजा रहे हैं। यहां पर मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण। जब मनुष्य की क्रियाओं का वर्णन प्रकृति के या किसी निर्जीव वस्तुओं पर किया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। वृक्ष क्या कर रहे हैं, पत्तों और पुष्पों से अपने शरीर को सजा रहे हैं, ऐसा कार्य कर रहे हैं, ये मानवीकरण है। तो तन को सजाने का कार्य मनुष्य द्वारा किया जाता है और यहाँ पर वृक्षों के द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पर मानवीकरण। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं। अब प्रातः काल होने वाला है और प्रातः के समय में क्या कर रहे हैं, पक्षी है वो इन सब बातों को देख करके अपने आप को मानो संभाल नहीं पा रहे हैं और वो भी क्या करते हैं, चहकने लगते हैं, वो चहक उठते हैं। तो इसका मतलब सवेरा होने वाला है, सवेरा हो रहा है प्रातः काल में। फूल सांस लेकर सुख के सानंद महक उठते हैं। और फूल भी क्या हो रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, सांस लेकर सुख की सांस लेना, ये मुहावरे का प्रयोग यहाँ पर कवि के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रयोग है, मुहावरे का प्रयोग किया गया। सुख की सांस लेना अर्थात सुख का अनुभव करना। तो फूल है वो भी मानो सुख की सांस लेकर के आनंद महक उठते हैं, आनंद पूर्वक वो भी महक उठते हैं, उनकी खुशबू भी पूरे वातावरण को आनंदित कर देती है। यहाँ पर फूलों के द्वारा सांस लेने का वर्णन किया गया, यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। सांस लेने का कार्य मनुष्य द्वारा मानवीय क्रिया जो दिखाई है वो यहाँ पर फूलों पर दिखाई गई है, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार। तो कवि रामनरेश त्रिपाठी द्वारा मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग, छायावादी जो काव्य की परंपरा है उसको निर्वहन पूर्ण रूप से किया गया है। फिर देखिए अगला पद, वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। अब यहाँ पर कवि के द्वारा देखिए वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है और पथिक है वो अपनी प्रियतमा को बता रहा है कि किस तरह से वर्षा ऋतु में वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। वन जंगल में, उपवन वाटिकाओं में, गिरि पहाड़ों पर, कंदराओं में, सानु गुफाओं में, कुंज जो लता मंडप आदि बनाए गए उनमें जब मेघ बरसते हैं तब क्या होता है, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। कवि कह रहे हैं रामनरेश त्रिपाठी पथिक के माध्यम से, मेरा आत्म प्रलय होता है। आत्म प्रलय क्यों हो रहा है, क्योंकि कवि इस बात से यहाँ बताना चाह रहे हैं कि प्रकृति के प्रेम से वह विमुख हुआ है, इस प्रेम को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से उसका आत्म प्रलय होता है। जब वर्षा ऋतु में प्रेमी प्रेमिका जब अलग रहते हैं तो दोनों में विरह की जो यातना है उसके समय नए नीर झरते हुए दिखाई देते हैं, आंखों से अश्रुधारा बहती दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पथिक जो है प्रकृति के प्रेम से विमुख है, इसलिए यहाँ पर उसके आत्म प्रलय बताया कि मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं, आंखों से अश्रुधारा बहती है। कवि पथिक को ये लगता है कि वह आज तक इस प्रकृति के प्रेम से दूर कैसे रह गया, और उसे वो बता रहा है अपनी प्रेमिका से, अपनी प्रियतमा से, अपनी पत्नी से कह रहा है, पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। उसे कह रहे हैं कि हे प्रिय, तुम इन लहरों पर, सागर की लहरों पर,
समुद्र के तट पर, इन वृक्षों पर, इन घास पर, इन वृक्षों पर, इन कंदराओं में, पहाड़ों पर, आकाश पर, सूर्य की किरणों के माध्यम से, और ये जो समुद्र हैं इनके द्वारा, इनकी लहरों पर जो ये प्रेम कहानी लिखी हुई है, इसको तुम पढ़ो और समझो, महसूस करो। वास्तव में यही सही प्रेम है, ये प्रकृति का प्रेम है, यही वास्तव में सच्चा प्रेम है। लिखी हुई है ये मधुर कहानी विश्व मनोहर। ये जो लिखी हुई जो कहानी है ये सबको, पूरे विश्व को आनंदित करने वाली है। हे प्रिय, तुम इसको समझने का प्रयास करो। फिर कवि राम ने पाठ करें, कैसे मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनू विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आह प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। कवि कह रहे हैं कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी, ये कैसी सुंदर मधुर मनोहर, मन को हरने वाली, उज्जवल, पवित्र, बिना स्वार्थ के निस्वार्थ प्रेम की कहानी है। तो ये जो प्रकृति की जो कहानी है, प्रकृति के प्रेम की जो कहानी है वो कैसी है? मधुर है, मनोहर, सबके मन को हरने वाली, सबको आनंदित करने वाली है, पवित्र है ये प्रेम कहानी, प्रकृति प्रेम। तो कवि कह रहे हैं कि जी में है अक्षर बन इसके बनू विश्व की बानी। कवि कह रहा है कि मेरे तो मन में यह है कि मैं तो अक्षर बन जाऊं, शब्द अक्षर बन जाऊं। क्यों? जिन अक्षरों से, जिन शब्दों से ये विश्व की जो प्रेम की जो कहानी जो लिखी गई है, प्रकृति प्रेम की जो कहानी बनी लिखी हुई है, तो इस प्रकृति प्रेम की कहानी को, कविता को सभी पढ़ेंगे और मैं सबकी जुबान पर छा जाऊंगा। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख, ये हमेशा स्थिर रहने वाली है, कभी नष्ट नहीं होने वाली। शब्द एवं ब्रह्म, शब्द जो है वो ब्रह्म है, तो ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता, अक्षर कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। पवित्र है, यहां पर मैंने बताया अब पहले ही, आनंद प्रवाहित, सबके हृदय में आनंद का प्रवाहित करने वाली है, सदा शांति सुख करे, सबको शांति प्रदान करने वाली है, सुख प्रदान करने वाली है। इसलिए वो चाहते हैं कि वो इस प्रेम कहानी के, प्रकृति प्रेम की जो कहानी, कविता जो लिखी जा रही है, उसके अक्षर बन करके विश्व की जुबान पर छा जाए। आह प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है, ये प्रकृति प्रेम का जो राज्य है ये परम सुंदर है, इससे सुंदर कुछ भी नहीं है, अतिशय सुंदर है, जिसकी सुंदरता की कोई कल्पना न की जा सके, ऐसे सुंदर ये प्रेम कहानी है, जिसको कवि ने अपने शब्दों के माध्यम से, अपने शब्दों में पिरोने का कार्य किया है। ठीक है, आज हमने पथिक कविता के 4 पद पढ़े, जिसमें पहले में सूर्य के द्वारा, जो सूर्य का छिपना, तट के ऊपर जाकर के गगन गंगा के खेल को देखना, तारों को अंतरिक्ष की छत के ऊपर बिखेरना, ये जो कार्य है इनके बारे में प्रकृति के प्रेम को हमने देखा। वहीं दूसरे में इन सब खेल को देख करके चंद्रमा का हंसना, चंद्रमा का गति करना, और प्रकृति के द्वारा पत्तों पुष्पों से अपने तन को सजाना, पक्षियों का चहक उठना, फूलों का सांस लेकर के महकना, ये हमने आगे वाले पद्य में पढ़े। वन उपवन गिरी कंदराओं की ये जो, इनमें जब वर्षा ऋतु में उनकी सुंदरता जो बढ़ जाती है, उसका वर्णन हमने यहाँ पर तीसरे पद में पढ़ा। ठीक है ना। और ये जो कहानी है ये प्रकृति के प्रत्येक वस्तु पर लिखी हुई है, जिसको समझने की आवश्यकता है। चौथे पद में हमने पढ़ा कि कवि पथिक के माध्यम से अपनी भी जिज्ञासा, अपनी भी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि वो भी अक्षर बन जाए, शब्द बन जाए, और इस प्रकृति के प्रेम की कहानी बन जाए, ताकि विश्व की जुबान पर छा जाए, प्रत्येक प्राणी के जुबान पर इस प्रकृति प्रेम की कहानी के रूप में वो स्थापित हो जाना चाहते हैं। ये हमने आज 4 पद्य पढ़े। आज के इस कक्षा में इतने पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।